अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का, पहले 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से जो फैसला दिया उसके लिए अब 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर है। 21 अरब रुपए जारी करने हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उससे पहले 27 अप्रैल की तारीख अब मुकर्रर कर दी है एक और आइनी दरख्वास्त में जो एक शहरी की तरफ से की गई है, जिसमें कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस एक ही दिन में कराए जाने चाहिए, क्योंकि अगर निगरान हुकूमतों ने होना है तो वो पूरे मुल्क में चारों सूबों में होना है, तो तब इलेक्शंस होंगे, वरना नहीं हो सकते। आज भी मुज़ाकरात का बहुत वक्त दिया। इरफान कादिर साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम सियासी जमातों के आला क़यादत जो थी वो मौजूद थी। 4 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ, मगर फिर जजेस वापस अदालत में नहीं आए और फिर एक तहरीरी हुक्मनामा आया जिसमें कहा गया कि हमें चैम्बर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों ने आकर बताया है कि मज़ीद वक्त चाहिए। PTI के नुमाइंदे चैम्बर में भी नहीं गए, वो कमरा अदालत में बैठे इंतज़ार करते रहे शाह महमूद कुरैशी, और शायद PTI के नुमाइंदों को तो ज़रूरत भी नहीं, और चीफ जस्टिस ने PDM के नुमाइंदों को सुन के 26 तारीख डाल दी। तो आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ वो तौहीन अदालत की बातें हो रही थी और कार्रवाई की बातें हो रही थी, और कहाँ अब जो है वो पूरे मुल्क में एक जैसे इलेक्शन कराने के लिए मुज़ाकरात, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में या निगरानी में कह दें। तो ये कैसे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करा पाएगी इस सूरत हाल में या नहीं? आपने बड़ा अच्छा कहा है कि आज तो उन्होंने बड़े गौर से सारों को सुना है, और वो जो सिटीजन की तरफ से जो एक केस आया है कि सारे मुल्क के इलेक्शंस इकट्ठे कराए जाएं, वो बात भी बड़े आराम से और ध्यान से वो सुन रहे हैं। तो एक चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये थी कि पहले जब ये केस लगा हुआ था इलेक्शंस का कि इलेक्शंस कब होने चाहिए, क्या डेट होगी इसकी, तो उस पे उस वक्त तो चीफ जस्टिस साहब जो थे वो हवा के घोड़े पर सवार थे। अब यकदम उनको सडनली ये चेंज कैसे आ गया कि अब वो सिटीजन्स को भी सुन रहे हैं और एक सिटीजन को सुन रहे हैं और इतने गौर से सुन रहे हैं, जबकि बड़े बड़े पाकिस्तान के चोटी के नामवर वकला जो थे उनको भी नहीं सुना गया, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिस तरीके से ब्रशसाइड किया गया और वो कोशिश ही करते रहे, और अटॉर्नी जनरल को तो ऐसे खड़ा किया हुआ था जैसे कि कोई वो क्लास टीचर के सामने खड़ा होता है कोई स्टूडेंट। तो अब सडनली एक तब्दीली नजर आ रही है। तो आखिर ये क्यों? मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने ना अपनी गलती जो है उनको अब रियलाइज कर ली है कि उनसे गलती हो गई है, और उनको कोई ऐसा आईनी इख्तियार नहीं था। न सिर्फ कि उन्होंने अपने जजेस के ऑर्डर्स को वायलेट कर दिया जिसमें कि बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र था, बल्कि उन्होंने दूसरे जो वो 4-3 का जो बेंच है उसको भी उन्होंने वायलेट कर दिया था। इतनी सारी वायलेशंस के बाद अब जब उनको अंदाजा हुआ है कि सारी कौम इसको मानने को तैयार ही नहीं है, तो अब उन्होंने ये टाइम देना शुरू कर दिया है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना शुरू कर दिया है। तो इरफान कादिर साहब, आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का जो हुक्म दिया है उससे अपनी इदारे की इज्जत दाव पे लगा दी है? अब 14 मई करीब भी आ रहा है, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर पा रही सुप्रीम कोर्ट, मुज़ाकरात भी 26 अप्रैल तक अब चले गए हैं मामलात, तो ये इज्जत दाव पे लगी है सुप्रीम कोर्ट की। एक तरफ फैसला है जो बकौल चीफ जस्टिस के अभी भी फील्ड में है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि चलें पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दें। ये क्या हो रहा है? ये यही मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना इस वक्त बंद गली में आ गए हैं। उन्होंने एकदम देखा है कि हमने तो इतनी सारी चीजें जो है उनको वायलेट कर दिया है, और अब गलती माने कैसे? गलती तो जब अपेरेंटली लगता है कि आप अनापरस्ती का शिकार हो जाते हैं, जो कि कुछ चीफ जस्टिस हो जाते हैं, तो फिर अगर चीफ जस्टिस अनापरस्त हो और जजेस जो है बेंच जो है वो चीफ जस्टिस परस्त हो और वकला जो है वो बेंच परस्त बन जाए, तो उसमें जब गलतियां होती हैं तो आपको अपनी गलती का एहसास उस वक्त होता है जबकि आपको हकीकत दिखाई जाती है। अब जब हकीकत उनके सामने खुल के आ गई है तो अभी भी वो मैं ना मानूं की पॉलिसी तो चल रही है, ऊपर से तो यही कह रहे हैं, लेकिन बीच में से चाह रहे हैं कि कोई रिव्यू भी आए, कोई सिटीजन्स की पिटीशन भी सुने, ताकि किसी तरह से उनको कोई रास्ता मिले जिससे कि वो बच बचा के अब निकल जाए, वरना तो वो तबाही के रास्ते की तरफ मैंने तो इरफान कादिर साहब, ये कैसा लग रहा है? ये हमें भी बड़ा अजीब लग रहा है। 25-26 साल से हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं
कि चीफ जस्टिस की निगरानी में सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होते हुए उन्हें कहा जा रहा है चलें आप कौमी असम्बली को भी तहलील कर दें और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों को भी तहलील कर दें। ये मुज़ाकरात ये हुक्मरान इत्तेहाद PDM के तहरीक इंसाफ से हो रहे हैं या अदालत इंसाफ से हो रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं। और फिर ये जो तहलील करने का जो फंक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स का ये प्रेरोगेटिव है, ये सुप्रीम कोर्ट का तो प्रेरोगेटिव नहीं है। लेकिन अब वो समझ रहे हैं चूंकि वो इलेक्शन करवाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं, वो स्टेट बैंक को भी डायरेक्ट अहकाम जारी कर सकते हैं, तो लिहाजा अब वो प्राइम मिनिस्टर को भी कह देंगे कि आप अब असेंबली भी तहलील कर दें, ताकि खान साहब जो है उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि जिस दिन वो इलेक्शन चाहते हैं सारे मुल्क के इलेक्शन उस दिन करा दिए जाए। तो ये सारा जो लॉप साइडेड एक एक्सरसाइज चल रही है, ये सारी मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मुल्क के लिए बड़ी खराब है बल्कि अदलिया के लिए बड़ी ये खराब है। अदलिया की साख जो है वो इससे मजरू हो रही है। और इन सारे हालात में मैं दाद दूंगा उन चंद जजेस की जो कि अभी भी साबित कदम होकर खड़े रहे हैं, मसलन जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला। इन्होंने दिखा दिया है कि इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं अभी भी हैं। और मैं आपको बताऊं, एक भी इंडिपेंडेंट जज हो, ये जो बेंच बना रहे हैं, ये इसमें सिर्फ एक जस्टिस फाइज ईसा को डाल देते या एक जस्टिस मंसूर अली शाह को डाल देते, वो 2-3 सवाल करते तो ये सारे 6 के ये जो 3 जजेस हैं ये खामोश हो जाते, एक लफ्ज उसके आगे ये ना बोल सकते। अच्छा इरफान कादर साहब अब ये बताएं कि यही सियासी जमातें थी और यही पार्लियामेंट थी जिसने अदम एतमाद का इजहार किया था इन 3 जजों के ऊपर और इनकार किया था, इनके फैसलों को मुस्तरद किया था तस्लीम करने से। आज यही भागे भागे दौड़े दौड़े उन्हीं 3 जजों के सामने पेश हो गए। तो क्या सियासत के कोई असूल नहीं होते? क्या उनको पेश होना चाहिए था? मौलाना फजलुर रहमान ने तो इनकार किया पेश होने से, उन्होंने कहा मैं पेश नहीं होता। बिलावल भुट्टो का ये आज बयान आया, उन्होंने कहा कि ये हमारे सर पे बंदूक रख के हमसे इमरान खान से मुज़ाकरात करवाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं अगर आप इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो 14 मई को पंजाब के इलेक्शन का हुक्म बरकरार है। देखिए, मैं आपकी इस बात से फिलहाल एग्री नहीं करता। ये भागे भागे तो गए हैं, इनके वकील गए हैं। वो जब वकील अदालत के सामने खड़ा होता है ना तो वो बड़ा मीठे तरीके से खड़ा होता है। नहीं सर, ये सारे खुद भी गए हुए थे, आज बनफसे नफीस पहुंचे हुए थे, सारी आला क़यादत। टॉप लीडरशिप नहीं थी, मेरा बिलावल साहब तो नहीं थे। नहीं वो नहीं थे, लेकिन ये सियासतदान टॉप लीडरशिप तो थी जो मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं थे, मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं थे, ANC की भी टॉप लीडरशिप नहीं थी। टॉप लीडरशिप के तो जितने बयान आए हैं इनके सारे फैसले के खिलाफ आए हैं। और उसका तो जो क्रक्स है वो बिलावल साहब ने तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 4-3 से हुआ है। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने तो बहुत सही बात की है, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमसे कह रही है लचक दिखाएं, आप खुद तो लचक दिखा नहीं रहे। लचक तो आप सिर्फ उनके लिए दिखा रहे हैं, वन पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और आप अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने डायरेक्ट बात की है और प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पे कह दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज्यादा और वो क्या। अच्छा अब ये बताएं कि 26 अप्रैल को अगर ये मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो क्या हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। उससे पहले ये नया कानून जो है वो जैसे ही ये नया कानून बनेगा, वो जैसे ही बेंचेस बनेंगे, नए तश्कील देंगे, उसी में मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस की हैसियत जो है वो खत्म हो जाएगी। चलें ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि नया कानून का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा, अगर जनरल बाजवा साहब ने फिर दोबारा ना रोक दिया हुकूमत को। बट एनीवे बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, सहाफ़ी प्रोग्राम में आने का। जी, सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल करीम सदीकी और मारूफ एंकर पर्सन मुनीसे जहांगीर। अब बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुनीसे, जो सुप्रीम कोर्ट की अब जो कार्रवाई चल रही है उससे तासुर ये मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त दाव पे लगी है और इसकी वजह कोई और नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का वो हुक्म है जो तारीख करीब आती जा रही है, उस पर अमल दरामद के कोई आसार नहीं हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हुई और बल्कि उल्टा सियासी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं इस बात पे कि कोई एक तारीख पे इत्तफाक कर लिया जाए सियासी जमातों के बीच कि जब चारों सूबों में और वफाक में कौमी असम्बली के लिए एक ही दिन पे इलेक्शंस हो जाएं। तो इसमें अगर फिर 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए मती साहब, हमने तो पहली दफ़ा देखा है बड़े अरसे के बाद कि इस तरह की जुडिशल एक्टिविज़म हो जिस तरीके से आज हमने देखी है, और किसी वजह से लोग जो हैं
ख़ास तौर पे जो हमारे वाइज लोग हैं, जो पुराने दानिश्वर हैं, वो यही कहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशंस को अपने हद में रह के काम करना चाहिए। अब पहली दफ़ा मैंने तो देखा है इतने अरसे के बाद कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी पार्टीज़ की मुज़ाकरात कर रही है। ये भी कोई बात हुई? जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो ये है कि वो जजेस जो हैं वो जजमेंट्स अपनी दें, वो केसेस सुने, और जो बैकलॉग है हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि जिनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, मगर वो अभी तक जो है वो उनकी अपील नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना बैकलॉग है। आप जो हैं, जिस तरह जस्टिस हलाली गई वहाँ पे पेशावर प्रिजन्स के अंदर, उन्होंने वहाँ का दौरा किया, तो जजेस जो हैं, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी कह दिया कि सो मोटो तभी लिया करें जब उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लाचार बंदा बैठा हुआ है जो जिनकी उन तक रसाई नहीं है। सुओ मोटो पावर्स ही तब दिए जाते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर सुओ मोटो पावर्स जो है इस्तेमाल हुए हैं जुडिशल एक्टिविज्म के लिए और सियासत करने के लिए। तो जिस तरह जस्टिस अतर मिनिला ने भी अपने ऑर्डर में लिखा कि जजेस को जो है वो जजेस रहना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, दे शुड नॉट बी जजेस पॉलिटिशियंस इन जुडिशल रोब्स। सो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस वक्त हम जजेस को देख रहे हैं कि वो सियासी जो एक अरीना है उसके अंदर आ गए हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर फिर सियासतदान जाते क्यों हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? कभी दरख्वास्त की सूरत में, ये तो सो मोटो कभी उनको सुप्रीम कोर्ट गए, कभी नोटिस आ जाए तो पॉलिटिशियन का सुप्रीम कोर्ट गए। ये तो शुरू मामला हुआ जो सीसीपीओ डोगर का केस है, उस पिटिशन से ये मामला शुरू हुआ। फिर वहाँ पे जो 2 जज साहिबान हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जी आप जो है इसका सुओ मोटो केस ले लें। तो देखिए, ये पॉलिटिशियन के ऊपर तो हमें बड़ा शौक है कि हम कहें पॉलिटिशियन बुरे ये वो, मगर इस केस के अंदर तो बेचारे पॉलिटिशियन नहीं गए थे ना सुप्रीम कोर्ट। करीम सदीकी साहब, आप भी तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। आपने तो वकला तारीख के बाद एक ऐसा दौर भी देखा कि जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं शराब की बोतल पे भी सो मोटो नोटिस लिया, एक खातून अदाकार की बैग से बरामद हुई। उसके बाद साकिब निसार जैसे भी आए कि अस्पतालों में छापे मार के शराब की बोतलें बरामद करते रहे। तो आप इस दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तमाम सियासतदानों को बुला के अपना एक 14 मई का फैसला दिया हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि चलें अगर आप कौमी असम्बली को भी तहलील करके दूसरी 2 को भी तहलील करके पूरे मुल्क में इंतखाबात करा दें तो उस फैसले को हम फिर दोबारा कुछ कर लेंगे, मतलब कुछ कर लेंगे, गिव एंड टेक कर लेंगे। ये कैसी आइन की तशरीह है, कैसी आइन की हिफाजत हो रही है, दिफा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ उसको कह रहे हैं अमल दरामद कराया जाए और दूसरी तरफ कह रहे हैं चलिए अगर आप पूरे मुल्क में इलेक्शन कराते हैं। ये तो इमरान खान को ये बातें करनी चाहिए, चीफ जस्टिस को तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है कि 63A से शुरू होने वाली जो इंटरप्रिटेशन है उसके बाद से जो कुछ हुआ, अभी जैसे मनीजर ने कहा कि असल मुद्दा कहाँ से शुरू होता है मतीला जान साहब, ये आप ये देखिए, वो उसको सब भूल जाते हैं कि मुजाहिर नकवी साहब और इजाजुल एहसन साहब अज खुद नोटिस लेते हैं और फिर उस अज खुद नोटिस चीफ जस्टिस आ जाते हैं, और फिर उसके बाद से जितनी डेवलपमेंट होती हैं उसमें ये फाजिल 3 जज साहिबान जो हैं ये तमाम अमूर अपने हाथ के अंदर रख लेते हैं, और वो है 184(3) सब क्लॉज 184 सब क्लॉज 3, ठीक है, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को। अब बिल्कुल ठीक बात है कि मनीजे ने भी कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने फैसलों में कहा, बाकी जज साहिबान ने अपने फैसलों के अंदर कहा, लेकिन हमारे फाजिल चीफ जस्टिस जो हैं वो इस बात पे मुसिर हैं कि हाँ ठीक है, ये हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए वो जो कभी आर्टिकल 58(2) भी होता था किसी सदर के पास ताकत, तो वही अब उसका नेमुल बदल बन चुका है 184(3), इनके पॉलिटिकल मामलात। और अब भी जो है देखिए ना कि ये कहना कि आप 2 कौमी असम्बली भी तोड़ दें और 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ दें तो फिर हम 90 दिन की जो आइन की पासदारी का हल्फ है वो हम तोड़ देंगे, वो हम भी एडजस्ट कर लेंगे तोड़ देंगे ना। यही होगा ना। मतलब माइनर एडजस्टमेंट क्या होती है, मतलब है कि सबसे पहले आपने बेरिस मिनिमम डिविएशन की बात की। आज सिराजुल हक साहब ने कहा ना कि 105 दिन, तो फिर 205 दिन भी, तो फिर एक काम चल पड़ा तो अब चलने दें आप। अब आपको फिर जी आपको सुनाते हैं कुछ पॉलिटिशियंस ने जो रिएक्शन दिया है, गो कि उनकी जमातें जो थी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी तो थी कमर ज़मान कायरा और फारूक नाइक के ज़रिए, मगर जमीयत उलमा इस्लाम की जो थी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी, और मौलाना फजल रहमान ने
आज सुप्रीम कोर्ट की इस मुज़ाकराती और जरगा जुरिस्डिक्शन के बारे चीफ में जस्टिस ने कहा मौलाना फजलुर रहमान लचक दिखाए, लचक दिखाए, तो देखें क्या लचक दिखाई है मौलाना ने। अच्छा, अदालत जो है वो 14 मई में फंसी हुई है तो वो शायद अदालत को कोई रास्ता देना चाहती है। अदालत हमसे क्यों रास्ता ले रही है? अदालत ने खुद जबर का फैसला किया है, वापस ले। जबर के फैसले को हम तस्लीम नहीं करते। मेरे ख्याल में हमें पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बात पर इस रवैये पर गौर करना चाहिए कि जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फिर अगर वो हमें बुला सकते हैं तो पार्लियामेंट उनको क्यों नहीं बुला सकते? मैं कहता हूँ जी सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। मैं उनसे तवक्को रखता हूँ कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी वो है कि जिस पे अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते? अगर वो इत्तेफाक करे किसी और तारीख पर तो फिर 14 मई की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर हम अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए 14 मई ज़रूरी है। ये जो एक फरीक का किरदार अदा कर रहे हैं वाज़ेह फरीक बनकर, तो फिर इस्तीफे देकर सियासत में आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि आप कितने पानी। तो मुनीर से सुप्रीम कोर्ट लचक ही तो दिखा रही है। वो आइन के 90 दिन के हवाले से फैसला देने के बावजूद भी कह रही है कि चलें आप अगर किसी एक तारीख पे पूरे मुल्क के इलेक्शन के लिए राज़ी हो जाएं तो हम वो 90 दिन वाली बात फैसला को भी ना इसी बेंच में उस बेंच के फैसले को हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे। इससे बड़ी लचक क्या दिखाए सुप्रीम कोर्ट? मती साहब, बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इंसाफ करे और जो केसेस उनके पास आए हुए हैं, जो बैकलॉग जो है कितना, मेरा ख्याल है आपको बेहतर पता होगा, 50,000 से ऊपर है, 52,000 से उसको भुगताए, बजाय कि सुओ मोटो केसेस लेते रहें और मुल्क के अंदर जो एक सियासी अफरा तफरी मची हुई है उसके अंदर मजीद जो है अपना हिस्सा डालें। उनका काम ये है कि वो अपने जो उनका एक इदारा है उसकी अगर वो चाहते हैं कि साख बचाएं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम सब का इंटरेस्ट इसी में है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है और जो अदालतें उनकी साख बची रहे। और देखें ये आवाज़ें जो हैं ये सियासतदानों से और सिविल सोसाइटी से तो सिर्फ नहीं आ रही, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। और सीनियर जज साहिबान, ख़ास तौर पर जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, उन्होंने खुल के ये बात कही है। तो देखिए अब जिस डगर पे हम चल पड़े हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आप नुकसान अपने आप को तो पहुँचाएंगे मगर आप इदारे को इतना नुकसान पहुँचाएंगे और इस सूरत हाल में आप ना ले जाएं कि एक तसादम की सूरत हाल बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये सो मोटो लेना ही गलत था। सो मोटो पावर्स के ऊपर डिबेट पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। और मती साहब, एक जो अदना तालिब इल्म की तौर पे मैं ये सवाल करती हूँ कि जब आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ पे अपील का हक ही नहीं है, तो आप कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के ऊपर लगा सकते हैं? देखिए, जो एक तकाजा होता है इंसाफ का वो ये होता है कि मैं छोटी अदालत में जाऊं, मुझे वहाँ इंसाफ ना मिले, फिर मैं उससे बड़ी अदालत में जाऊं, फिर उससे बड़ी अदालत में जाऊं। मगर आपने मेरे से वो हक ही छीन लिया और आप सीधा मुझे ले गए हैं सबसे बड़ी अदालत के अंदर ताकि मेरे पास अपील का हक ही ना हो। तो ये मेरे साथ ज्यादती है। अगर मैं एक सिटीजन हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर पेंडिंग पड़ी हुई चीजें हैं जो एडजुडिकेट होनी है, उनसे भी इख्तियार लेके आप अपने पास। और मती साहब, एक मेरी वालदा आसमा जहांगीर ने इनको तजवीज़ दी थी, कहा था कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएं जिसके अंदर आप सिर्फ जज साहिबान को ना रखें, आप वकीलों को भी रखें, आप एक्सपर्ट्स को भी रखें, ताकि ये मामला जो है ये सीधे हो सके। और काश के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PMLN, उस वक्त तो PTI इतनी मंजरे आम पे नहीं थी, तो काश ये बना देते तो ये इतना बड़ा जो बहरान है ना होता। हाँ। मुनीर से ये बताएंगे क्या 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए देने चाहिए, क्योंकि अब ऑर्डर तो है सुप्रीम कोर्ट का, या नहीं देने चाहिए? आपका क्या मशवरा है हुकूमत? नहीं, मैं तो कहाँ मशवरा दे सकती हूँ हुकूमत को या मैं सुप्रीम कोर्ट को दे सकती हूँ, मगर मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों को हल करने चाहिए, उनको बेहतर पता है कि उन्होंने क्या करना है। और मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपना बैकलॉग को भी देखना चाहिए और सो मोटो पावर से गुरेज करना। आप क्या कहते हैं, 27 अप्रैल तक ये मुज़ाकरात कामयाब हो ना हो, 21 अरब रुपए दे देने चाहिए इलेक्शन कमीशन? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब अगर जो नया ऑर्डर आया है उनका और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर ही वो सवाल जो पहले वो इग्नोर कर चुकी थी, बावजूद ये कि सब ने कहा था और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, और वो कल मैंने आपके प्रोग्राम में एक शेर पढ़ा था ना कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो।
तो वो है, उसमें तस्हीह किया कि ये डॉक्टर कलीम आजिज का शेर है, हमारे एक एडवोकेट हैं। लेकिन ये फैसला चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का है। ठीक है, लेकिन ये फैसला बंदयाल साहब लेकिन अब ये देखें ना कि जो तो क्या करना चाहिए अदालत को और हुकूमत को? नहीं, मेरा ख्याल है कि इससे निकलना कैसे? मतीउल्लाह जान साहब, आप ये देख नहीं रहे हैं कि ये दो तरह की स्ट्रैटेजी साथ साथ चल रही है, ठीक है ना। अब आप देखें कि आज ये शहरी को किसने कहा था कि वो जाके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे और उसकी तेज रफ्तारी फटाफट, और उसका नाम भी तमीजुद्दीन नहीं है, और उसका नाम ठीक है, नहीं वो तमीजुद्दीन। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, मौलवी तमीजुद्दीन का भी एक बड़ा है, उसको जो चीफ कोर्ट थी सिंध हाई कोर्ट जो थी चीफ कोर्ट, उसने तो मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दिया था ना। तो रिट जो जारी की थी वो उस वक्त के गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली, जो कि अपने मुनीब अख्तर साहब के दादा हैं, अच्छा, उनके खिलाफ रिट दाखिल की थी कि इन्होंने गलत किया, और जो जस्टिस मुनीर का फैसला वो इनके दादा के हक के अंदर आया था। तो अब ये सूरत हाल वो है, ठीक है, ये पुरानी रंजिश है। तो अच्छा, तो बात ये जो बात है ना कि अब कहाँ देने चाहिए नहीं देने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर के अंदर तो नहीं है। लेकिन एक और आप देखिए मतीउल्लाह जान साहब, इस ऑर्डर के अंदर एक और भी जो है ना वो एडवांसमेंट है, और वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 190 भी इन्वोक कर दी है, और ये कह के कि हमारा जो 14 मई का फैसला है वो बाइंडिंग है ऑल जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अब 190 की आप मुझसे बेहतर तौर पे इसके अंदर छुपा हुआ पैगाम जो है वो आप समझ सकते हैं कि क्या है, कि वरना मैं फौज को हुक्म दे के अमल दरामद करवा सकते हैं। जो हुक्म वफाकी हुकूमत नहीं दे रही, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, दोनों के पास अख्तियार आईनी तौर पे, वो हुक्म चीफ जस्टिस देकर इलेक्शन करवा देंगे 14 मई को। नहीं, देखें दूसरी तरफ ये देखें मतीउल्लाह जान साहब, ऐसे इलेक्शन पहले डस्का में हो चुके हैं और हम सब ने देखे हैं कि जब एक निगरान हुकूमत ना हो तो किस तरह का इलेक्शन हो सकता है किसी भी हल्के में। नहीं, मतीउल्लाह जान साहब, पहली बात तो आप ये देखिए ना कि ये मेरा ख्याल है कि उस पार्लियामेंट को सजा देने की दी जा रही है कि उसने ये 184(3) के अंदर जो इंतजामी सतह पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो रेगुलेट करने का बिल क्यों मंजूर किया, तो लिहाजा इसको अब इस पार्लियामेंट को ही तोड़ दो। चले, मतलब वाज़ेह पैगाम तो यही है। इसमें तो लगता है अगर आइन में भी तरमीम करने की कोशिश की पार्लियामेंट ने तो वो भी नहीं मानी जाएगी। ये तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद इन्हीं अहम मामलात पे बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई के ऊपर, और उन्होंने क्या कहा ये आपको एक वक्फे के बाद बताते हैं। 14 मई की लटकती तलवार है हुक्मरान इत्तेहाद PDM के ऊपर, और 26 अप्रैल को पेशरफ्त की रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को कि इमरान खान से मुज़ाकरात के ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है। बिलावल भुट्टो ने इस आज की कार्रवाई के हवाले से जो रद्द-ए-अमल दिया है आपको सुनाते हैं। अपने इत्तेहादियों को मनाने में हमें मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तकरीबन नामुमकिन है कि हम इनको इस बात पे मनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की पंचायत में आप अपना बातचीत करें, ख़ास तौर पे जब ये अक्सरियती फ़ैसला जो है वो हमारे सर पे एक बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। No one likes to negotiate with a gun to their head while being blackmailed. There would have to be a suspension or some sort of stay in this order, ताकि मैं वो environment बना सकूं कि दोनों जो पार्टीज है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार। तो कयूम साहब, आपको क्या लग रहा है, ये बिलावल जो कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला है इसको कुछ देर के लिए मुअत्तल करना ज़रूरी है ताकि वो माहौल बनाया जा सके कि बगैर किसी दबाव के मुज़ाकरात हों, तो किस हद तक ये जेन्युइन डिमांड है बिलावल भुट्टो की? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है मतीउल्लाह जान साहब। आज जो इन्होंने अपने इस ऑर्डर के अंदर ये जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन फ्रेम किया है, ये तो मेरा ख्याल है कि उसी वक्त फ्रेम होना चाहिए था जब जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बात की थी और 9 रुकनी लार्जर बेंच था कि न सिर्फ ये कि असम्बलियों की तहलील की वजूहात के ऊपर भी उसको भी शामिल किया जाए, और फिर अब देखें, अब ये कह रहे हैं कि जो चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के अंदर बैक वक्त इंतखाबात एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन है। जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन जो कि उस ऑर्डर से मेरा ख्याल में ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आपको अदालत को चाहिए कि उसके ऊपर अमल दरामद रोक दे
और जब तक कि उसका फैसला नहीं हो जाता और उस फैसले को सेंटिटी देने के लिए अभी भी वक्त है कि उसके बाद आप एक फुल कोर्ट जो है वो बना दी जाए, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक मुतफिका फैसला आए, या एटलीस्ट उस फैसले को तमाम लोग मानने के लिए तैयार हों। एग्जैक्टली अच्छा, ये सवाल तो होते रहे कि अब ये बता दें कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई मुनीज़ आपके ख्याल में अब हो सकती है इतना कुछ होने के बाद? नहीं, तौहीन अदालत की कार्रवाई पे तो मैं आऊँगी बाद में, मगर एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। एक जगह पे तो अदालत ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जी अगर सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठे होकर बैठ जाएं और उनका कंसेंसस हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। तो जो ये मई 14 की उन्होंने डेडलाइन दी है, लेट्स से कि खान साहब कहते हैं ठीक है जी मैं 14 मई को नहीं कराता, मैं करा देता हूँ सितंबर में, और बाकी सारी जो हैं पार्टीज वो भी ये कह देती हैं, तो फिर इनके फैसले का क्या होगा? मगर सितंबर में तो चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। वही ना, फिर वो इनकी पासदारी 90 दिन अली खान गई। हाँ, वो बात अलग है, मगर सवाल ये उठता है, बुनियादी सवाल, कि क्या जजेस जो हैं वो पॉलिटिशियंस या जो पिटिशनर्स आए हैं या जो पार्टीज हैं केस के अंदर, वो उनका मूड देख के अपनी जजमेंट बदलेंगे? अगर पाकिस्तान में ऐसा होना है और आला अदलिया अपनी जजमेंट्स बदलेगी सिर्फ पार्टीज का मूड देख के और उनकी रजामंदी से, तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हम बड़े ही खतरनाक मरले पे आके, और ये मूड तो पार्लियामेंट में आइन साजी से रिफ्लेक्ट होता है। तो अब अदालती फैसले कैसे किसी की मूड से आप बदल सकते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो जहां बात हुई है, देखिए मैं ये समझती हूँ कि जहां आपने सो मोटो लिया और आपने इसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बना दिया, वहां पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अपील का हक ही आपने ले लिया दूसरे से। दूसरी बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, बड़े उनको कोई बड़े जिसे कहते हैं ना होशियार किस्म के वकील उनको एडवाइस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, इसीलिए तो वो काबीना से लेके कौमी असेंबली के अंदर ले आए। तो टेक्निकली स्पीकिंग ही हैज इम्प्लीमेंटेड द ऑर्डर। सो यू सी, टेक्निकली स्पीकिंग उन्होंने अपने आप को बचा लिया है कानूनी कार्रवाई से। सो फिर आप क्या करें? कई खबरें ये हैं कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था और जिस कानून को 8 रुकनी जजों के बेंच ने मुअत्तल कर दिया था, जिसके तहत वो 3 रुकनी कमेटी बनी थी, चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन 2 जजेस की, और जो बेंच की तश्कील या सो मोटो नोटिस लेने का अख्तियार रखती थी, वो कानून जो है आज या कल सुबह तक उसका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। कल अगर उस कानून का हुकूमत बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो क्या उस नोटिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ मौजूद जजेस जो हैं अमल दरामद कर सकते हैं? मिसाल तौर पे जस्टिस फाइज ईसा ये कह दें कि भाई जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस साहब आएँ, हम बैठते हैं क्योंकि अब कानून जो है वो अमल में आ गया है। तो क्या कल कोई ऐसी बात हो सकती है अगर नोटिफाई हो जाए वो कानून? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अभी रिसेंटली काजी फाइसा ने एक यूनिवर्सिटी दरसगाह के अंदर जो है 184(3) के हवाले से बड़ा तवील लेक्चर दिया, और उसमें जो है उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि आइन क्या कहता है। ठीक है, 184(3) के हवाले से दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, और चाहे वो 6 हों या 8 जलीलुल क़द्र फाजिल जज साहिबान आइन के ऊपर अगर फैसला नहीं करेंगे तो अदालती कमरों के अंदर आमरीत में किए गए फैसले जो है उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और अक्सरियत से झूठ सच नहीं हो जाता, और अक्सरियत से झूठ सच नहीं हो जाता है। तो बहरहाल ये एक ज़ाहिर है एक टिकिंग पॉइंट होगा। कल का बड़ा अहम दिन है, और कल ईद भी नहीं, अब तक तो ये भी है कि कल तो अदालत बैठेगी। कल मतलब मेरा ख्याल है कि नोटिफाई नहीं हो चुका छुट्टी वगैरह, आई डोंट नो, क्योंकि कल चीफ जस्टिस साहब की 27 को अब हमारी हियरिंग होगी, जो मुझे हियरिंग तो 27 को होगी, लेकिन वर्किंग डे, लेकिन अगर कल वर्किंग डे आ जाता है तो जुमा है ना, आखिरी जुमा। तो बट एनीवे आप समझते हैं कि वो नोटिफिकेशन काबिल अमल होगा? मतीउल्लाह जान साहब, मुझे एक बात बताएं, एक कानून मौजूद ही नहीं है और उसके ऊपर कोई फैसला दे दें, तो ना मौजूद चीज के ऊपर किया गया फैसला क्या मौजूद हो सकता है? और जब वो कानून मौजूद हो जाए तो क्या वो, तो फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, फिर उसके बाद ही सारी चीजें उस कानून के मुताबिक चलेंगे। जय कि आप उसके बाद उसको वो आइन से मुतसादिम या अदलिया से या बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार दे के कलअदम करार दे दें उसकी आइनी हैसियत जांचने के बाद, लेकिन वो है तो सही ना। और ये जो एनआरओ जजमेंट का जो हवाला दिया है उसके अंदर भी जो रेशो थी जजमेंट की वो यही थी कि हम ऑपरेशन ऑफ लॉ को मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। बेशक, बिल्कुल सही। और उसमें भी ये था कि सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट होगा। अगर इस एनआरओ ऑर्डिनेंस के हवाले से उन्होंने कहा ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मजलिस शूरा का, मतलब
तो मेरा ख्याल है कि इस कानून के अंदर बहुत फोर्स होगी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है हमारे दिनों रात जो है वो ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में गुजरे। अल्लाह करे कि ईद हमारी खैरियत से गुजर जाए, कोई पता नहीं ईद के दौरान ना कुछ हो जाए। बहरहाल मगर एक बात तय है मुनीस, आपको देख के मुझे आई एम टेरिबली मिसिंग आसमा जहांगीर। हमारे साथ तो रोज़ सुप्रीम कोर्ट में उनसे मुलाकात होती थी और बार बार ये ख्याल आता है कि अगर आज वो जिंदा होती तो मुल्क के अंदर एक बड़ी तवाना एक आवाज़ थी वो इस तरह के फैसलों के हवाले से और जो कुछ भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। और उनकी कमी मेरे ख्याल में सिर्फ मीडिया को ही नहीं, हमारी अदलिया को और वकला बरादरी को और जजों को भी, बहुत से जजों को भी महसूस हो रही होगी। मुझे याद है उनकी जो आखिरी समाअत थी वो माशाल्लाह मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना क्या कहें, वो साकिब निसार साहब के साथ, तो मैं उस कमरा अदालत में मौजूद था जहाँ एक झड़प भी हुई थी, मेरी झड़प भी हुई थी साकिब निसार साहब के साथ, और आसमा ने बुला के मुझे कहा था कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो वो वक्त तो बहुत याद आता है और जब जब ये हालात और वाक़यात हम देखते हैं इसको तो हम मिस करते हैं आसमा। उन्होंने ये बात कही थी कि एक केस आया हुआ था उस वक्त अदालत के सामने और वो इसी के ऊपर था, 62-63 का केस था, नाअहली का केस, और पीटीआई की तरफ से जो एक कैंडिडेट था उनकी तरफ से आई हुई थी और वो बार बार ये कह रही थी कि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं आर एट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ जस्टिस साहब ने एक हार्ट बनाया, उस पर तीर बनाया और कहा कि जी मैंने लिख लिया है, बार बार एक ही बात करी है, मैंने लिख लिया है, आई हैव मेड अ हार्ट। सो शी सेड टू हिम दैट इट्स नॉट योर हार्ट दैट आई एम वरीड अबाउट, इट्स योर सोल। सो मेरा ख्याल है कि शी वुड इवन नाउ बी वरीड अबाउट द सोल्स ऑफ द, बट एग्जैक्टली आई थिंक ये वॉइसेस की बहुत कमी है और वो वॉइस सामने आ नहीं पा रही उस तरह की, ना तो वकला के बीच में से ऐसी कदावर आवाजें तो उठ रही हैं, पार्लियामेंट भी बोल रही है, मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल बोली है, तमाम बार्स बोली है, तमाम बार्स बोली। सुप्रीम कोर्ट बार की जो सदारत आज जिनके पास है 27 को ये वो पोजीशन है जिसपे आसमा जहांगीर होती थी एक वक्त में, और आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं वो सब कुछ बालाताक रख के, बल्कि अपनी सुप्रीम कोर्ट बार की जो उनकी बॉडी है उसकी अक्सरियत को भी एक साइड पे रख के वो तो एक दूसरे साइड पे खड़े हैं और ये बड़ी एक हैरान मगर देखिए मती साहब, मुझे एक्चुअली बड़ा दुख होता है क्योंकि ऐसे केसेस हम रोज देखते हैं, रिपोर्ट हम करते हैं जिनकी कभी सुनवाई होती ही नहीं है। आप यकीन करें इतना मुश्किल है एफआईआर एक आम इंसान के लिए दर्ज करना। वो जब बेचारा एफआईआर दर्ज कर देता है तो अक्सर पेशी नहीं होती, जज जो होता है हमेशा केस को मुलतवी कर देता है, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ जज साहिबान ऑल टू ईगर टू हेयर पॉलिटिकल केसेस, जबकि पीछे आम लोगों के केसेस हैं। तो इनको तो हमने अदालतों के अंदर भेजा था कि आम लोगों के केसेस को सुने। कहाँ ये सियासत में गुम हो गए और इंसाफ सियासत में गुम हो गया है। आम इंसान के लिए जो इंसाफ है वो सियासत के अंदर गुम हो गया है, और मेरा ख्याल है कि अगर ये किसी की जिम्मेदारी है तो वो आज की अदलिया की है। बहुत शुक्रिया मुनीस। कराची से एक बंदा चलता है ट्रेन के ऊपर, गरीब आदमी फटी जूतियों के साथ, और वो जब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पहुंचता है उसे कहा जाता है कि बेंच अवेलेबल नहीं है, मगर जहाँ दस्तयाब होने होते हैं चंद घंटों के नोटिस पे 8 जज इकट्ठे हो जाते हैं, और किस काम के लिए? किसी आधी रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, आधी रात को भी गरीब आदमी के लिए। बुनियादी हकूक के नाम के ऊपर चीफ जस्टिस के इख्तियारात हासिल करने के नाम अशराफिया के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। एनीवे, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।